सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कनौजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी। जैसा कि दोस्तों प्रैक्टिकल की पार्ट 1 वीडियो मैंने आप लोगों को कवर कराई थी और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको आईपी के बारे में बताया था, बेसिक एमआर के बारे में बताया था, एमडीपीएस के बारे में बताया था, कहाँ कहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो लेसन प्लान के बारे में बताए थे। तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। किस प्रकार से आप लोग आईपी कर रहे थे, आईपी में कौन कौन से आपने टूल यूज़ किए थे और साथ ही साथ उसके बाद में आपने ग्रुप टीचिंग कराई, ग्रुप टीचिंग के दौरान आप लोगों ने क्या किया और कुछ चीज़ें भी ग्रुप टीचिंग से बच रही थी जो कि मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हर अभ्यर्थी के पास में, बस इतना चाहता हूँ। और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समय को बिना गंवाए पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपका सही आता है तो प्रैक्टिकल में भी आपसे काफ़ी कुछ पूछेगा और एग्ज़ाम में तो वही क्वेश्चंस डिट्टो रखे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लेसन प्लान के बारे में वहाँ पर बताया था, थोड़ा रेनफोर्समेंट के बारे में बताया था और किस प्रकार से हम जो आकृति होती है बच्चों की बैठने की तो यू शेप मैंने बताई थी। और एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक अध्यापक पर 8 बच्चे होते हैं, 8 से अधिक नहीं बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। अब कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करनी थी, यानी कि अब हम बात करेंगे ग्रुप्स पर। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल कराया और प्रैक्टिकल के दौरान पर आप किस क्लास में गए, तो जो नॉर्मली हम लोगों की क्लास जो वैसे बच्चे होते हैं तो उनकी क्लास कैसे होती है 1 2 3 4 ऐसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी क्लास ऐसे होती है। लेकिन जो आपके स्पेशल बच्चे होंगे यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होंगे इनकी क्लासें कैसे होंगी, इनकी जो फर्स्ट क्लास होगी वह होगी प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी की क्लास होगी और जो आपकी सेकंड क्लास होगी, फिर इनके जो एज क्या होती है यानी कि प्री प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे। तो आप लोगों ने एक चेकलिस्ट देखी होगी और आप सभी लोग अगर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा FACP के बारे में, यानी कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग के बारे में जिस अभ्यर्थी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि किस प्रकार से हम क्लासों को डिवाइड करते हैं, कितने भागों में हम क्लासों को डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्री प्राइमरी, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा जिसको हिंदी सीखनी है, तो वह पूर्व प्राथमिक होता है। पूर्व प्राथमिक यानी कि प्राथमिक से पहले की कक्षा होती है प्री प्राइमरी के अंतर्गत। और प्री प्राइमरी का जो एज होती है वह होती है 3 से 6। अब थोड़ा मैं FACP के बारे में भी बता दूं क्योंकि आपसे पूछ सकता है, जब आप उससे कहोगे कि FACP का हमने यूज़ किया और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वोकेशनल और प्री वोकेशनल जिस प्रकार से आपने क्लासेस लगाई, तो इसका जो प्रतिपादक था वो कौन था, यानी कि जिसने इसको FACP जिसने चेकलिस्ट बनाई वो कौन था। तो आप लोग तुरंत बताएंगे जयंती नारायण। और ये जो चेकलिस्ट है आपकी पेपर में भी पूछी जाती है। तो जयंती नारायण जी जो थे वो इसके प्रतिपादक थे, इन्होंने यहाँ चेकलिस्ट तैयार की थी। और कहाँ, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान यानी कि NIMH जो कि है सिकंदराबाद में। ओके, तो इतना आपका ये हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चेकलिस्ट जो थी वहाँ पर उसमें किस प्रकार से क्लासेस को डिवाइड किया गया, तो मैंने आपको बताया प्री प्राइमरी यानी कि पूर्व प्राथमिक जिसके एज थी 3 से 6। आप अगर पूर्व प्राथमिक क्लास में गए और जहाँ पर जो बच्चों की एज थी वह 3 से 6 थी, अगर वे बच्चे जो प्री प्राइमरी के हैं अगर वे 80% गोल अचीव कर लेते हैं तो वो जाएंगे प्राइमरी में जहाँ पर एज होगी 7 से 10। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है यानी कि 80% उसने नहीं सीखा, नहीं किया, तो उसको क्या करेंगे,
प्राइमरी सेकंड में उसको भेज देंगे, जहाँ पर एज होगी 9 से 14 वर्ष की। और अब देखते हैं अगर उसने प्राइमरी में अपना जो भी आपने उसको गोल, जितने भी उसके गोल थे उसको अचीव कर लेता है, तो वो जाएगा, प्राइमरी के जो अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, तो वो जाएंगे सेकेंडरी में। और जब प्री प्राइमरी 9 से 14 वर्ष के बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे, उसके बाद में इनको कहाँ भेजा जाएगा? सेकेंडरी में। अगर वो गोल अचीव कर लेते हैं तो, यानी कि प्राइमरी सेकंड का गोल अचीव कर लेते हैं, 80% उनके प्राप्तांक आ जाते हैं, तो वो जाएंगे सेकेंडरी में, जहाँ पर सेकेंडरी की आयु कितनी होगी? यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी को हम क्या कहते हैं? माध्यमिक। तो इस प्रकार से अगर बच्चा नहीं अचीव कर पा रहा है यहाँ पर प्राइमरी सेकंड में, तो हम उसको कहाँ भेजेंगे? प्री वोकेशनल सेकंड में। लेकिन अंततः हम बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, व्यवसाय के लिए तैयार कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम उसको सिखाएंगे और यहाँ पर उससे खुला रोजगार करवाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी के बाद में उसने अचीव कर लिया तो हम क्या करेंगे? प्री वोकेशनल में लेकर के जाएंगे, और उसके बाद में प्री वोकेशनल यानी कि पूर्व व्यावसायिक, और जहाँ पर एज ग्रुप होगी 15 से 18 वर्ष, आपसे पूछ लेगा, और उसके बाद में खुला रोजगार। तो ये आपका था FSCP का एक छोटा सा पार्ट, जहाँ पर आप क्लासेस डिवाइड होती हैं, और ऐसे ही क्लासेस डिवाइड होती हैं आपकी स्पेशल एजुकेशन में, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों में। तो पहली क्लास आपकी कौन सी? प्री प्राइमरी, उसके बाद में प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्री वोकेशनल और वोकेशनल। ये तो आपका क्रम होता है। अगर बच्चे ने नहीं किया तो उसको ले जाएंगे प्राइमरी सेकंड में, और उसके बाद में अगर वो वहाँ पर गोल अचीव कर लेता है तो सेकेंडरी में लेकर के आएंगे, और अगर नहीं अचीव कर पाता है तो हम प्री वोकेशनल सेकंड में लेकर के जाएंगे, और उसके बाद में उससे हम वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान उसको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे। तो इतना ये हो गया आपका FSCP से। तो ये आपका कहाँ पर काम देने वाला था? जो आपने करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई थी, यानी कि जब आप लेसन प्लान करा रहे थे तो आप किस ग्रुप में गए और वहाँ पर एज क्या थी, ये आपका हो गया। अब जो मेन बात है, टाइम, आपने लेसन प्लान कितने समय तक करवाया, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी कितने समय में आपने पूरी की और करिकुलर एक्टिविटी आपने कितनी समय में पूरी की। मैंने आपको को करिकुलर एक्टिविटी और करिकुलर एक्टिविटी मैंने बताई थी आपको, और बाकी आप लोग ने सभी ने जो आपकी थर्ड कॉपी है एजुकेशनल असेसमेंट की, उसको सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन लगभग वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। थर्ड कॉपी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। तो इतना हो गया। अब को करिकुलर के जो करिकुलर जो हमने एक्टिविटी कराई, तो करिकुलर में हमने लगाया 35 मिनट। तो यहाँ पर क्या होगा? 30 से 35 मिनट। बाकी जब आप लोगों ने लेसन प्लान कराए होंगे तो वहाँ पर टाइमिंग आपने लिखी होगी, तो उतनी ही टाइमिंग उनको बताइएगा। बाकी 30 से 35 मिनट होती है करिकुलर की, और को करिकुलर की क्या होगी? 40 से 45 मिनट। तो इस प्रकार से आप लोगों ने एक्टिविटी करिकुलर और को करिकुलर की कराई। अब यहाँ पर लगभग में आपका समाप्त हो गया। बच्चे को आपने रेनफोर्समेंट दिया, मोटिवेशन भी दिया। अगर आप ऐसा कर लेंगे, यानी कि अगर आप मोटिवेशन, आप यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आपने उसको बी लिखना सिखाया और उसको बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो क्या है, उसने अगर आप बी लिखना सीख लेंगे तो हम आपको उसके आगे के सी लिखना भी सिखाएंगे। या अगर आप बी लिखना सीख लेंगे तो सभी आपकी प्रशंसा करेंगे और आप उसके बाद में सी लिखना सीख जाएंगे। ऐसे ही सारे इंग्लिश वर्ड के 26 के 2600 अक्षरों को आप लिखना सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार से तो आप मोटिवेशन देते थे, बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। किस प्रकार से बच्चा कार्य करे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपके लिए तालियां बजवाएंगे। मोटिवेशन यही होता था ना। आप सभी ने लेसन प्लान कराए होंगे, तो मोटिवेशन इसी प्रकार से दिया जाता था। अब आपने जो भी एक्टिविटी थी, आपने सभी ने एक्टिविटी अपनी कराई और लेसन प्लान जो आपका था वो ख़त्म किया। बाकी मैंने लेसन प्लान के बारे में इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखा दिया था, और देख लीजिए वो वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक आपको दे दिया गया है। अब आते हैं चौथी फाइल पे, थेरेपेटिक्स और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की फाइल। यहाँ पर आप जो भी बच्चा लिया हो, जो भी गोल चुना हो,
उसको आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर कौन सा गोल चुना, कौन सा बच्चा लिया। और दूसरी बात, इसमें यूज़ किस टूल का करेंगे, यानी कि जब मैंने आपको आईपी की फाइल के बारे में बताया था वहाँ पर भी आपको मैंने टूल बताए थे कि आप बेसिक एमआर पार्ट 1 का यूज़ करेंगे और एमडीपीएस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कौन से टूल का यूज़ करेंगे, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था आईपी में आपको मैंने क्या बताया था, आईपी में आपको बताया था कि बेसिक एमआर आईपी में पार्ट 1 के लिए आपको मैंने बताया था, यानी कि बेसिक एमआर पार्ट 1 का यूज़ कहाँ पर करेंगे, आईपी के दौरान पे। और बेसिक एमआर पार्ट 2 का यूज़ कहाँ करेंगे, बीएम के दौरान, यानी कि समस्या व्यवहार के दौरान, यानी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन के दौरान। और एक नंबर में कभी कभी बीएम का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, आईपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। इतना हो गया आपका बीएम का। और बाकी आप लोग कौन सा बच्चा आपने लिया, किस प्रकार से आपने बीएम की फाइल बनाई, बाकी उसके अंदर की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अब जो आपकी 6 नंबर की फाइल है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, आप लोग अपनी फाइल थोड़ी देख लीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ से है। मेन पॉइंट है वही बताऊँगा। बाकी जो आपकी 6 फाइल हो गई, अब आपने हो सकता हो कि तीनों चीज़ें यानी कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों केस एक ही फाइल में बनाए हों, तो आपसे पूछ लेगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आपने कितनी फाइल्स बनाई, तो आप बताएंगे कि एक फाइल थी जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की थी, जहाँ पर मैंने एक माइल्ड बच्चे पर यानी कि मॉडरेट बच्चे पर कार्य किया और सीवियर बच्चे पर कार्य किया। तुरंत आपसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉडरेट क्यों पूछेगा कि मॉडरेट की आईक्यू लेवल कितनी होती है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि 35 से 50 या 35 से 49, ये होती है मॉडरेट कंडीशन के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की आईक्यू लेवल बच्चे की। और जो आपने सीवियर बच्चा लिया, सीवियर की कितनी होती है, 20 से 35 या 20 से 34 भी कह सकते हैं, दोनों आपकी सही मानी जाएंगी। तो ये आपके सीवियर कंडीशन के बच्चे के हो गए। आपने कितने गोल लिए, कौन कौन से गोल लिए, ठीक, गोल कराते वक्त आपने कौन से टूल का यूज़ किया, सब मैंने आपको आईपी के दौरान जो मैंने इसकी पहले वीडियो बताई हैं, सब मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है कि टूल कौन से यूज़ किए जाएंगे, किस प्रकार से आप लोग आकलन करेंगे, बच्चे को नंबर किस प्रकार से देंगे। मॉडरेट बच्चा है उसके लिए आपने कौन कौन से जो लघुकालीन गोल जिसको आप सिखाएंगे और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी, तो वो आप कौन कौन से आपने लिए, ये आपके सब जितने अभ्यर्थी होंगे जिसने आईपी कराई होगी सबके फाइल में 3-3 गोल यहाँ पर लिखे आपको दिखेंगे। ऐसे ही लेसन प्लान आपने बनाए, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 7 लेसन प्लान करिकुलर के करने हैं और साथ ही आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के करने हैं। यहाँ पर मैंने को करिकुलर नहीं लिखा, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के आपको 7 यानी कि 14 लेसन प्लान यहाँ पर हो गए और 16 लेसन प्लान आपके हो गए फर्स्ट ईयर के। इसके बाद में जो आपकी थेरेपी की फाइल बनेगी, जहाँ पर आप थेरेपी के बारे में बताएंगे, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के बारे में अपनी आप 6 जो आपकी कॉपी है, थेरेपी की जो कॉपी है वहाँ से पढ़ लीजिएगा और लगभग में आपका तैयार हो जाएगा। और अब आती है लास्ट फाइल, 1 नंबर में सबसे बड़ी बात इसकी फुल फॉर्म तैयार कर लीजिएगा। पेपर में आपको रखी मिलेगी, आपके जो 6 के 6 पेपर हैं, किसी ना किसी पेपर में टीएलएम की फुल फॉर्म रखी मिलेगी कन्फर्म, 1 नंबर आपका। आईपी की फुल फॉर्म कहीं ना कहीं मिलेगी, एसटी की फुल फॉर्म आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो अब बताइए टीएलएम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। और टीएलएम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, टीएलएम का यूज़ कहाँ पर करते हैं और टीएलएम होता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि टीएलएम क्या होता है। सभी ने शिक्षण कार्य के दौरान जितने भी अभ्यर्थी हैं सबने टीएलएम का यूज़ किया होगा। टीएलएम को हिंदी में बोलते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि शिक्षा के दौरान जब आप शिक्षण करा रहे हैं उसके दौरान जो भी शिक्षण सामग्री बच्चे की क्रिया को अच्छे ढंग से सिखाने के लिए और बच्चे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूज़ की जाए, यानी कि बच्चे को ऐसा सिखाया जाए जिससे कि उसका जो अधिगम हो,
अधिगम कहाँ कराया जाता है? कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा होता है, सभी होते हैं ये अधिगम। तो अधिगम के दौरान उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए तो वो क्या कहलाएंगे? TLM। अब TLM के अंतर्गत आपका क्या यूज़ करते थे? जब आप लेसन प्लान कराते थे तो आप क्या कहते थे? चार्ट पेपर बना के ले जाते थे, जहाँ पर कुछ ना कुछ पेपर पे बना होता था और आप बच्चे से उसको दिखाते थे कि हाँ ये छोटा आ है, मैंने इसको बनाया। और आप लोग देखिए कि आप लोगों को इसी शेप में आपको छोटा आ बनाना है, या आप किसी घोड़े का चित्र ले गए, हाँ आप लोग फ्लैश कार्ड बना करके ले गए, फ्लैश कार्ड के माध्यम से क्या सिखाया? रंगों की पहचान करनी सिखाई। फ्लैश कार्ड सभी भिन्न भिन्न रंगों के आप लेकर के गए, या फ्लैश कार्ड पे आप लोग क्या करते थे? किसी भी जो आपके चित्र होते थे, आपने जैसे एनिमल को पढ़ाया तो एनिमल के आप लोग चित्र फ्लैश कार्ड पे अच्छे से बना करके ले गए या उसको छपवा करके ले गए। तो ये सब आते हैं आपके सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत, यानी कि चार्ट पेपर, चित्र, मॉडल, हाँ ये सब आते हैं आपके सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। और शिक्षण सामग्री आपकी क्या होती हैं? शिक्षण सामग्री आपकी क्या होती हैं? पेन यानी कि कॉपी और आपकी पेंसिल, ये सब शिक्षण सामग्री होती हैं, और आपका ब्लैक बोर्ड हुआ। लेकिन उसके बाद में जब आपने जिन जिन चीज़ों का यूज किया बच्चे के शिक्षण को सुगम बनाने के लिए और बच्चे को अच्छे ढंग से सिखाने के लिए, क्रियात्मक ढंग से सिखाने के लिए, जिससे कि बच्चे की गुणवत्ता बढ़े और बच्चा भूले नहीं उस चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगा? आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM। 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। और अगर आप TLM को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, यूनिट जो आपकी 4 है, जो आपकी 4 यूनिट है यानी 4.2, वहाँ पर आपको यूनिट 4.2 जो आपकी है वो किसमें? थर्ड पेपर में, यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट में जो आपकी यूनिट 4.2 है, वहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने किस प्रकार से कक्षा को तैयार किया। अच्छा, मानसिक मंदित बच्चों की कक्षा कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन ये भी आता है और पूछ भी सकता है आपसे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? यू शेप में होनी चाहिए, यानी कि टीचर यहाँ पे, बच्चे इस प्रकार से बैठे हों, इसके साइड में टीचर सभी को अच्छे से देख सके। छात्र और स्टूडेंट का अनुपात 8 स्टूडेंट और जो आपका 1 शिक्षक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। TLM का यूज़ होना चाहिए, सहायक शिक्षण सामग्री का यूज़ होना चाहिए, उचित हवा होनी चाहिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूम ऐसे ही तो बनता है, यानी कि जो क्लासरूम अरेंज किया जाता है स्पेशल बच्चों का, वो ऐसे ही तो अरेंज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड उचित दूरी पर होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, ये सब होती है आपकी क्लासरूम की आप लोग व्यवस्था कैसे करेंगे। और लेसन प्लान क्या होता है? पहले पाठ को चयन करना, और मैंने आपको बताया था क्रमबद्ध करना। आपने किसी पाठ को पढ़ाने के लिए उसका चयन किया और उसको कैसे पढ़ाएंगे? क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, और जिससे कि जो हमने उद्देश्य लिया है उसको दैनिक पाठ योजना के निर्माण में आना चाहिए। जो हमने उद्देश्य लिया है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी दैनिक क्रियाओं में भी उसका यूज़ कर सके। किसी भी कार्य को करना है, किसी भी चीज़ को लिखना है, तो उसमें उसका वो यूज़ कर सके। तो आप लोग अगर 4.2 को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप लोग समझ जाएंगे। बाकी उसके जो एक TLM के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपने सभी ने यूनिट 4.4 लिखी होगी उसी कॉपी में, एजुकेशन असेसमेंट की कॉपी में। आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा लगभग में आपके जो फुल फॉर्म्स थे, मैंने उस दिन PWD की, अच्छा आप लोग भी जो जहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, PWD फुल फॉर्म सभी को बतानी है। PWD की आप लोग फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं जब फुल फॉर्म की वीडियो कराऊंगा तो आप लोगों को फुल फॉर्म वहाँ पर PWD की बताऊंगा। अभी तक जितने भी अभ्यर्थी हैं किसी ने भी मुझे सही उत्तर नहीं दिया है PWD का।
केवल 3 ही वर्ड लिख करके निकल लेते हैं, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। तो आप लोग PWD का फुल फॉर्म बताइए। हर साल 1 नंबर में पूछा जाता है और 2 साल में आपको 3 से 4 बार ये देखने को मिलेगा, हर कॉपी में देखने को मिलेगा। आप PWD एक्ट जब पढ़ेंगे 1995 सब में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा जो पेपर में आते हैं और वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और कुछ नए और अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।